यहाँ पे नहीं दिलवा सकते, तमाम बंदे यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। वो किसी की आज कमिटमेंट की, किसी की कल कमिटमेंट होगी, उस कमिटमेंट को मद्देनजर रखते जो बंदे इस ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं वो अपने दूसरे को बता दें, समझ गए ना। ताकि यूनिवर्सिटी के 4 सेगमेंट है ना, नर्सिंग है, रिहेबिलिटेशन है, सबके बच्चे हमने बंदे बुलाए थे, अभी कुछ और भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी प्रोग्राम ये था कि मैंने 1 घंटे की क्लास मिस करवाई थी कि उसमें यहाँ पे आ जाते, तो अभी आपने जैसे बताया कि लेक्चर वहाँ पे देना, मतलब डेमो वहाँ पे देना, तो उसमें यह है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा बता दें, ब्रीफ कर दें, उसके बाद बाकी हमने कौन से ऐसे मीडियस लेने हैं जिसमें हम पूरी तौर पे बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर सकते हैं, बिल्डिंग से निकल सकते हैं और एक सेफ प्लेस पे रहेंगे। बाकी मीडियस आपने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, उन्हीं को थोड़ा सा रिफाइन करेंगे और इसको थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करें और एक लाइव सिनेरियो को जो है वो बना के इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। तो टॉपिक जो बेसिकली हमारा आ गया है वो क्या है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन के फौरी तौर पे अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन में हमें इमरजेंसी में किसी भी बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना पड़ता है तो हम किन चीज़ों को उसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू लर्न द बेसिक इमरजेंसी इवैक्यूएशन, कि बेसिक इमरजेंसी इवैक्यूएशन क्या है। उसके बाद इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, सर से मैंने बात की है तो उन्होंने कहा कि हमने एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान बना के बिल्डिंग के बाहर लगा दिए, कंसर्न जगह पे हमने लगा दिया, उसका आपको पता होना जरूरी है क्योंकि वो बिल्डिंग से रिलेटेड है। उसके बाद ये प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ द इमरजेंसी इवैक्यूएशन, इमरजेंसी इवैक्यूएशन में हमने किन किन तरीके का को तैयार करना है, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज इन इवैक्यूएशन। जो अब आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपको कुछ काम भी देंगे, कुछ आपकी ड्यूटीज भी लगाएंगे, कुछ आपकी रिस्पांसिबिलिटीज भी होंगी। जिस तरह से सर ने बात की है कि आपकी इमरजेंसी इवैक्यूएशन पार्टी होगी जो लोगों को इवैक्यूएट करेगी, एक आपकी सर्च पार्टी होगी, फिर एक आपकी मेडिकल की पार्टी होगी, तो वो सब काम आप लोग कर रहे होंगे क्योंकि हम उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को हम पेशेंट भी बनाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स को हम जो है वो बिल्डिंग के अंदर छुपाएंगे भी और कुछ स्टूडेंट्स को भी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि उनको इंजर्ड भी करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम यहीं पे करेंगे और वो काम जो है वो आप लोगों ने करने हैं, वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपने परफॉर्म करनी है और आप ही उनको जो है वो रेस्क्यू कर रहे होंगे, तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जी टेबल टॉप एक जनरल सा सिनेरियो यहाँ पे बना लेंगे जी कि हमने अर्थक्वेक का सिनेरियो बनाना है, हमने यहाँ पे फायर का सिनेरियो बनाना है, या हमने कोई और ऐसा टेररिज्म का सिनेरियो बनाना है कि हमने अपने आप को सेव करते हुए किस तरह से एक असेंबली एरिया में जहाँ पे हमारा मीटिंग प्लेस है हमने वहाँ के अंदर जाके जो है वो असेंबल होना है। और उसके बाद जो है वो एक ड्रिल कंडक्ट करेंगे, एक ड्रिल होगी, उसके अंदर हम आपका टाइम नोट करेंगे, उसके अंदर हम आपकी चीज़ें देखेंगे कि आप कितने अच्छे तरीके से कितने स्ट्रीमलाइन में आप जो है वो वहाँ पे गए हैं और कितने मतलब अच्छे तरीके से वहाँ पे आप जाके जो है वो असेंबल हुए, और उसके बाद जो है वो पूरा एक प्रोसेस जो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियरली ओवरऑल मैंने एक चीज़ आपको बता दी। इवैक्यूएशन नीड्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले हमारी यहाँ पे प्लानिंग और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, तो जितनी हम चीज़ें अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से उसको प्लान करेंगे और उसके बाद प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसकी जब हम बाय 3rd मंथ या बाय 6th मंथ हम उसकी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा या एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा कि हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस बन चुकी होगी कि हमें अगर पूरी तौर पे एक अनअनाउंस अगर इवैक्यूएशन करनी पड़ेगी तो हम पूरी तौर पे वो असेंबल हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, अगर आप अनप्लान्ड हैं, आपकी उस तरह से लाइजोन नहीं बना हुआ, आपकी उस तरह से मेंटालिटी क्रिएट नहीं हुई जो मतलब आज हम यहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर प्लानिंग नहीं होती तो कुछ इस तरह के सिनेरियोज बने होते हैं कि बिल्कुल लोग जो है वो जिस तरह से यहाँ पे अभी जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि पानी की निकासी की प्लानिंग हुई और लोग क्या जब सैलाब आया 2010 का 12 का तो लोग जो है वो डूब गए, तो हमने क्या किया कि हमने फिर उनको जो है वहाँ से इवैक्यूएट किया। ये सिंपल ये आपके अंदरूनी सिटी का, ये पिंडी का और ये रजबदार का जागनबाग के एरिया के अनप्लान्ड है, सारा कुछ अनप्लान्ड है। फिर क्या होता है जी कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उस एक पीरियड से टाइम पीरियड से गुजरते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो है वो बेहतर होती चली जाती हैं। यहाँ पे अभी हम जो ड्रिल करेंगे, जब हम जो प्रैक्टिस करेंगे, माइट हो सकता है कि आज हमारा 15 मिनट लग गए, हो सकता है हमारे 20 मिनट लग गए, तो रियल सिनेरियो में रियल प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमें उसको 3 से 4 मिनट में 3 से 5 मिनट में उस एरिया को बिल्कुल खाली कर देना होता है।
ठीक है जी। वो कब होगा? जब हमारी उसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हुई होगी और हम बार बार उस प्रोसेस से गुजरेंगे। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप तमाम बिल्डिंग्स के लोगों को हमने बुला दिया, बिठा दिया, हमने लेक्चर दे दिया, आप बैठ गए और एक जनरल से हमने ड्रिल किया और सारे अपने अपने कामों में चले गए और आपने फर्दर उसको आगे जो है वो उसको अनाउंस नहीं किया, फर्दर बताया नहीं, तो क्या होगा कि फिर उसमें फिर आगे जाके आपको फिर दोबारा से कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा हम उसको एक रियल सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे, अभी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। Evacuation process requires a command structure safety of the all at risk। कि हमने एक कमांड स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है कि सबसे पहले जिस तरह से आपके प्रिंसिपल, उसके बाद फिर वाइस प्रिंसिपल, उसके नीचे फिर हेडमैन, फिर बाकी स्टाफ। तो क्या करेंगे कि हमारा इवैक्यूएशन प्रोसेस में भी हमारा एक इमरजेंसी कमांडर होता है जो कि उस इमरजेंसी सिनेरियो को, उस इमरजेंसी इवेंट को क्या कर रहा होता है, कमांड कर रहा होता है। जितनी भी ओवरऑल जितनी भी उसकी प्रोसेस हो रही होती है, जितना भी प्रोसेस चल रहा होता है, उसको एक कमांड लेवल पे, एक अपर लेवल पे जो है क्या किया जा रहा है, वो वे आउट किया जा रहा है, वो देखा जा रहा होता है। उसके बाद जी जितने भी लोग अब जो एट रिस्क हैं, चाहे वो विक्टिम्स हैं, चाहे वो आउटसाइडर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे, चाहे वो आउटसाइडर कोई आ रहे हैं, चाहे वो पेशेंट आ रहे हैं, हमने सब लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखना होगा और सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमने जो है वो हर एक बंदे को जो है उसी तरह से कंसीडर करना होगा जिस तरह से हम जो है वो अपने इंटरनल स्टाफ की जो है वो क्या कर लेते हैं, सिक्योरिटी कर लेते हैं। उसके बाद जी आपस में कोऑर्डिनेशन एंड ट्रैकिंग आर नीडेड कि आपस की कोऑर्डिनेशन जिस तरह से आपकी अटेंडेंस लग रही है, बायोमेट्रिक लग रही है, चाहे वो रजिस्टर पे लग रही है, चाहे वो किसी भी जगह पे लग रही है, आपकी आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि जिस सर ने बात की है कि कोई बंदा आया, उसको हाँ मैंने देखा था लेकिन उसका अटेंडेंस के ऊपर कोई ऐसा जिक्र नहीं, कोई अटेंडेंस के ऊपर उसके जो है वो आगे से जो है उसके हाथ ही नहीं है, आया शॉर्ट ली और निकल गया, तो बाद में हो सकता है वही बंदा मिसप्लेस हो रहा, उसको ढूंढते रह जाए, उसको देखते रहे। ठीक है जी। उसके बाद जी कमांड सिस्टम वेरी बाय द रीजन, कंट्री एंड एक्सपीरियंस के कमांड सिस्टम आपकी बिल्डिंग का कुछ और होगा, आपकी एरिया का कुछ और होगा, किसी और बिल्डिंग का किसी और तरह से होगा, डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट तरह की जो है कमांड सिस्टम, जिस तरह से ज़्यादा लोग आर्मी के बैठे हैं तो आर्मी के अंदर एक अपना सिस्टम चल रहा होता है, रेस्क्यू का कहीं पे बिल्डिंग में ऑपरेशन करने जाते हैं तो हमारा एक अपना जो है वो कमांड सिस्टम वहाँ पे चल रहा था, हम अपने तरीके से उसको जो है वो देख रहे थे। इसी तरह से जी कॉमनली जो नॉर्मली जो एनवायरनमेंट में वो चलता है, वो चलता है हमारा इंसिडेंट कमांड सिस्टम। यहाँ पे इंसिडेंट कमांड सिस्टम को लेके चलते हैं जो नॉर्मली स्ट्रक्चर चलता है कमांड सिस्टम का, जिसमें हमारा किसी भी इंसिडेंट के ऊपर जो कमांडर होता है उसको हम इंसिडेंट कमांडर के नाम से कॉल करते हैं, वो हमारा इंसिडेंट कमांडर होता है जो पूरी की पूरी कमांड को जो है वो देख रहा होता है। इंसिडेंट कमांडर की परमिशन के बगैर, इंसिडेंट कमांडर की इंफॉर्मेशन के बगैर हम कोई भी कदम या उसको बगैर इंफॉर्मेशन दिए कोई भी एग्जाम जो है वो उठाते नहीं, वो पूरे सिस्टम को हमारा देख रहा होता है किसी भी इमरजेंसी के अंदर। उसके बाद जी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हमारा एक पीआर ऑफिसर होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी हम डील करते हैं, कोई भी इमरजेंसी हम परफॉर्म करते हैं, तो हमारी जितनी भी मीडिया की इंफॉर्मेशन जारी होती है वो हमारा पीआर ऑफिसर दे रहा होता है उसके साथ, जो कि पब्लिक के साथ डील कर रहा होता है। ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदा आया, पीआर बंदा मौजूद था और वो जनाब यहाँ से कोई ऑपरेशन का बंदा उठा, सिक्योरिटी का उठा, सर्च का उठा या मेडिकल का कोई स्टूडेंट उठा, उसने जनाब मीडिया के ऊपर बयान देना शुरू कर दिया। ऐसा से बिल्कुल नहीं होता। तो जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, मीडिया को इंफॉर्मेशन देनी है, आउटसाइडर्स को इंफॉर्मेशन देनी है, पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी है, रेस्क्यू को इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो सिर्फ आपके पीआर को अलाउ होना चाहिए कि वही सिर्फ उन लोगों के साथ क्या करेगा, लाइज ऑन करेगा। उसके बाद जी सेफ्टी ऑफिसर जो कि सेफ्टी का ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि सब के सब लोग निकले और सब लोगों ने अपनी जान बचा ली और बाकी जो है वो सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो उसी तरह रह गए। तो एक वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर होगा, चाहे हर बिल्डिंग का अपना सेफ्टी ऑफिसर हो, मतलब 4 सेफ्टी ऑफिसर आपके बन सकते हैं, तो हर बिल्डिंग का अपना सेफ्टी ऑफिसर होगा जो सिर्फ लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखेगा। उसने लोगों को सेफ तरीके से निकालना और सेफ प्लेस के ऊपर जो है वो लोगों को लेके जाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इज इट क्लियर? इसी तरह से जी लाइजॉन ऑफिसर, आपका जो ये लाइजॉन ऑफिसर है, ये लाइजॉन ऑफिसर जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो लाइजॉन रखेगा। जैसा से अभी मैंने अर्ज किया कि रेस्क्यू के साथ, पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ, यहाँ पे कोई और थ्रेट आ जाता है, कोई टेररिज्म का थ्रेट आ जाता है, तो बाकी जो आपका ऑफिसर है वो लाइजॉन ऑफिसर बाकी डिपार्टमेंट के साथ उसकी रिलेशन चल रही होगी। पीआर सिर्फ मीडिया को जो है वो क्या कर रहा होगा, मतलब जो भी उसने रिपोर्टिंग करनी है वो करेगा। बाकी नीचे सर आ जाते हैं 4 सेक्शन आपके, एक ऑपरेशन का, एक प्लानिंग का, एक लॉजिस्टिक का और एक एडमिन का।
एडमिन का क्या काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है कि उस चीजों को क्या करना, असेंबल करना, लोगों को ऊपर से जो है वो क्या करना, चीजों को बना के आगे की तरफ भेजना। आपके यहाँ पे जनरल साहब बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो प्लानिंग करेंगे, वो प्लान देंगे आपको कि भाई इस तरह से आपने जो है वो इस प्लान को आपने बनाया, अब ये प्लान जो हमारे लिए क्या वो ओके, अब इस प्लान को आप क्या करें, एग्जीक्यूट करें। समझ में आ रही बात आपको? तो एक आपका सेक्शन क्या है जी, प्लानिंग, जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, जो सिचुएशन को देख रहा है, और हो सकता है इसी प्लानिंग के अंदर से आपका इंसिडेंट कमांडर भी वही हो जो वो प्लान कर रहा है, वो बता रहा है, या रियल सिनेरियो में हमने ये काम करना है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके कार को हमने लेके चलना है। इज इट क्लियर जी? तो आपने इसको इस तरह से लेना है। और लॉजिस्टिक क्या करेगा, लॉजिस्टिक के लिए क्या होना चाहिए, लॉजिस्टिक का क्या काम है, सॉरी सप्लाई देगा। लॉजिस्टिक में अब आपकी चाहे सर्च एंड रेस्क्यू की कोई आपको इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, चाहे मेडिकल वालों को कुछ रिक्वायर्ड है, चाहे डेंटल वालों को कुछ रिक्वायर्ड है, चाहे आपकी ओपीडी के अंदर कुछ रिक्वायर्ड है, चाहे आपके मेडिकल के अंदर कुछ रिक्वायर्ड है, सारे का सारा लॉजिस्टिक डिजास्टर फेज के अंदर सिर्फ लॉजिस्टिक हेड की ड्यूटी होगी कि वो प्रोवाइड करेगा, लॉजिस्टिक की सारी जिम्मेदारी उसके जिम्मे होगी। ऐसा नहीं होगा कि जनाब इसको या स्टूडेंट केयर को या मेडिकल वाले को कोई पट्टी मरहम पट्टी जो है वो जरूरत पड़ी है, वो भागा भागा गया जी, आप एडमिन वालों ने हमें ये चीज प्रोवाइड ही नहीं की। इज इट क्लियर जी? वो ऑलरेडी अंडरस्टूड सी बात है कि वो लॉजिस्टिक ने प्रोवाइड करनी है, लेकिन अगर आपका लॉजिस्टिक वहां पे मौजूद नहीं होगा तो आपने उसको वहां पे एक जो है वो बाउंड करना है कि भाई आपके लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी आपकी है, जो भी चीज ऑपरेशन को रिक्वायर्ड है या जो भी चीज जो है वो किसी बंदे को भी रिक्वायर्ड है, तो लॉजिस्टिक क्या करेगा, उस टाइम में प्रोवाइड करेगा। मिसाल के तौर पे हमें इवैक्यूएशन में क्या जरूरत हो सकता है, इवैक्यूएशन में हमें फर्स्ट एड किट्स रिक्वायर्ड होगी, इवैक्यूएशन के अंदर हमें जो है वो इमरजेंसी के स्टेचर्स रिक्वायर्ड होंगे, बस इसके अलावा हमें एक्सिकेशन डिवाइसेस की जरूरत पड़ सकती है, इसके अलावा हमें स्पाइन बोर्ड की जरूरत पड़ सकती है, इसके अलावा हमें जो है वो यहाँ पे आउटसाइड में मेडिकल कैंप बना सकते हैं, हमें बोर्ड की जरूरत पड़ सकती है, हमने लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमने एक कैंप बनाना होगा, उस कैंप के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो सारी की सारी लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेगी। अभी अगर हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल के अंदर अगर हमारा मेडिकल यूनिट है तो मेडिकल यूनिट के अंदर हमें हो सकता है हमें कोई ऐसा फोल्डिंग स्ट्रेचर रिक्वायर्ड पड़े, फोल्डिंग स्ट्रेचर की जरूरत होगी, कोई होता ना जैसा कोई बच्चा निकलता है गिर जाता है, तो हमें वहाँ पे फोल्डिंग स्ट्रेचर रखने की जरूरत है, हमें वहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स रखने की जरूरत है कि पूरी तौर पे जब लोग निकलेंगे तो आप लोगों में से कुछ लोग मेडिकल के मैं बनाऊंगा, वो मेडिकल के लोग उनकी वहाँ पे फर्स्ट एड करें, तो इस तरह से हमें सारी चीजों को लेके चलना है। इवैक्यूएशन होने के बाद फिर सर्च एंड रेस्क्यू होगा कि सर्च किया जाएगा कि आया कि अब कोई बंदा अंदर कोई बेहोश तो नहीं रह गया, आया कि कोई अंदर बंदा जो है वो जख्मी तो नहीं रह गया, या अंदर कोई ऐसा बंदा तो नहीं रह गया जिसको जो है वो अभी आपकी हेल्प की जरूरत है, या डिसेबल पर्सन है जिसको आपने वहां से इवैक्यूएट करना है, तो सर्च एंड रेस्क्यू भी आप लोग कर रहे होंगे। उसके बाद मेडिकल के लोग, कुछ लोग उनके साथ चल रहे होंगे और कुछ लोग जो है मेडिकल कैंप बना के वहाँ पे फर्स्ट एड का एक बनाएंगे, चार्ट लगाएंगे और फर्स्ट एड का चार्ट हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे कि जितनी भी फर्स्ट एड आपके लोगों को मिलेगी वो वहाँ पे मिलेगी। उसके बाद क्या होगा कि रेस्क्यू आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम देगी, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको रेस्क्यू हेल्प करेगी। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का अफेयर्स आ गए, कुछ स्टूडेंट्स के इशू आ गए, तो उसके लिए उसका हेड होगा, कुछ स्टूडेंट रिलीज करने हैं, किस तरह से रिलीज करने हैं, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उनकी क्या परमिशन होगी, उनको किस तरीके से आपने जो है वो लेट्स सपोज उनके घर वाले आ जाते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, तो उनको आपने किस तरह से लेके जाना है, उनको किस तरह से इवैक्यूएट करना है, या उनको जो है वो आपने किस तरह से अपने घरों को भेजना है, वो मैकेनिज्म आपने बनाना होगा। और उसके बाद जो है तमाम जो है जितने भी ऐसे रिस्पॉन्सिव हैं वो सारे के सारे जो है वो ऑपरेशन के लोग जो है उसको क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे। ये कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ रहा है। और तमाम लोगों की ऑपरेशन का हेड, प्लानिंग का हेड, लॉजिस्टिक का हेड और एडमिन का हेड, सब का सब इंफॉर्मेशन किसको जारी होगी, इंसिडेंट कमांडर। इंसिडेंट कमांडर को ही तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और तमाम की तमाम चीजें जो है वो उसने जो है वो उसके नॉलेज में लेके आनी है। ऐसा ना हो कि बंदे आपने निकाल दिए, बंदे आपने भेज दिए और जो है वो कमांडर साहब को पता ही नहीं है कि बंदे जो है वो कितने जो है वो हमने जो है वो एक हॉस्पिटल में भेजे हैं, दूसरे में भेजे हैं, तीसरे में भेजे हैं, और बाद में क्या होगा जी कि लोगों का जो है वो क्या होगा, वहाँ पे लोग जो है वो मिसप्लेस हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो इशू आता है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है जी कि लोगों की मिसप्लेसमेंट हो जाना, लोग जो है वो गायब हो जाना। नॉर्मली जब हम यहाँ पे 2010 में, 12 में और उससे पहले ब्लास्ट डील करते थे, ब्लास्ट की जब इमरजेंसी में हम जाते थे तो 10 लोग उठाए, 12 लोग उठाए, 5 लोग उठाए, 2 ईडी वाले ले गए, 2 खिदमत वाले ले गए, 2 रेड क्रिसेंट वाले ले गए, 5 रेस्क्यू वाले ले गए।
अब ईडी वालों का नॉर्मली डोमेन में नहीं है कि उन्होंने इमरजेंसी पेशेंट्स को लेके जाना है। अब वो जो रेस्क्यू लेके जा रही है, रेस्क्यू जनाब कोई विदेश लेके जा रही है, कोई रेस्क्यू लेके जा रही है। अब ईडी वालों ने जिन पेशेंट्स को लिया वो जनाब उनको उठा के जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चले गए। अब उनका कहीं पे सरकारी लेवल पे रिकॉर्ड ही नहीं आया, तो क्या हुआ, बंदों की मिसप्लेसमेंट होगी। उधर बंदे गिने जाए 12, इधर पीछे बंदे आ रहे हैं 10, 2 बंदे बीच में से गायब हो गए। तो इस तरह की सिचुएशन आती है। और आपकी यूनिवर्सिटी स्पेशली जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। यहाँ पे जो जिन फैमिलीज के बच्चे पढ़ रहे हैं वो आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो लिहाजा आपके लिए एक सिंगल पर्सन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की वर्क और एक जो है वो रूट्स या इसी तरह से एस इंटरनेशनल या किसी बीकन हाउस में पढ़ने वाले की जो है वो डिफरेंस आप समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके लिए एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल जो है वो एम्प्लॉय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर जी? तो हर बंदे का ख्याल रखना, हर बंदे को देखना, हर बंदे को प्रॉपर तरीके से रिलीज करना ताकि कोई बंदा उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रेस ना हो या उसके अंदर उसका कोई भी ऐसा इशू ना हो। इवैक्यूएशन, ऑप्शन इन इवैक्यूएशन, आपकी 4 बिल्डिंग्स है, आपके 4 डिपार्टमेंट्स है, आपके 4 जो है वो डिफरेंट है, तो मतलब ग्राउंड है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर माइड, फिर थर्ड, टॉप फ्लोर की है। तो आपको इवैक्यूएशन हॉरिजॉन्टली भी रिक्वायर्ड पड़ सकती है, आपको वर्टिकली भी रिक्वायर्ड पड़ सकती है। कंप्लीट इवैक्यूएशन नॉर्मली जो काम किया जाता है वो काम किया जाता है कंप्लीट इवैक्यूएशन पे, तो लोगों को कंप्लीटली इवैक्यूएट करके आपके लोगों को असेंबली एरिया में असेंबल करना जो है वो जरूरी होता है। इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ अर्थक्वेक, इन केस ऑफ जो है वो किसी भी ऐसा डिजास्टर जिसके अंदर जो है वो आपने बिल्डिंग को भी छोड़ना है और छोड़ने के बाद आपने असेंबली एरिया में क्या करना है, असेंबल करना है, उससे नॉर्मली हम कंप्लीट इवैक्यूएशन को जो है वो क्या करते हैं, अपनी नजर में रखते हैं। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन और वर्टिकल इवैक्यूएशन का किसी को कांसेप्ट हो कि हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन क्या होगी और वर्टिकल क्या होगी? हॉरिजॉन्टल, और जिस फ्लोर से ऊपर से नीचे आएंगे वो वर्टिकल। अब होता क्या है जी कि आपके 3 फेजेस हैं, 3 बिल्डिंग्स हैं या 3 स्टोरीज हैं, तो आप लोगों ने खुद उसको चूज करना है। आपका जो इंसिडेंट कमांडर होगा या जो आपकी बिल्डिंग का जो सेफ्टी ऑफिसर होगा उससे बताना है कि भाई जब भी कोई ऐसा सिनेरियो होगा तो सबसे पहले किस बिल्डिंग के लोग इवैक्यूएट करेंगे, टॉप फ्लोर निकलेगा, सेकंड फ्लोर निकलेगा, ग्राउंड फ्लोर निकलेगा या रोड फ्लोर निकलेगा। हाँ, अब आपने क्या किया कि टॉप फ्लोर के लिए आपने एक एक्सटर्नल स्टेज लगा दी। ये टॉप फ्लोर अगर निकलेगा तो टॉप फ्लोर इस रास्ते से निकलेगा, जो सेकंड फ्लोर है सेकंड फ्लोर इस रास्ते से निकलेगा, और जो फर्स्ट ग्राउंड है और जो ग्राउंड फ्लोर है वो वाले एक ही रास्ते से निकल के जो है वो बिल्डिंग को इवैक्यूएट करेंगे। इज इट क्लियर जी? या आप लोगों ने ये प्लान बनाया होगा, ये ज़हन में आ रही होगी, ज़हन में ये चीज़ आ रही होगी आप लोगों को कि नहीं यार इस तरह से नहीं करना, हमने सब के सब लोगों को, इन हाल के लोगों को ये सेंटर वाली स्टेज देनी है, साइडों की स्टेज को भूल लें, सिर्फ सब लोग उठेंगे और सब लोग सेंटर की स्टेज से निकलेंगे और एक ही रास्ते से बाहर निकलेंगे। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आया कि आप लोगों को साइडों पे डिस्पर्स कर दें, सेंटर में डिस्पर्स कर दें, या लोगों के जी आगे वाले लोग आगे से निकल जाएं, पीछे वाले लोग पीछे से निकलें, या आप लोगों के इंटरनल जो है वो इवैक्यूएशन प्लान के अंदर ये चीजें क्या होंगी वो शामिल होंगी, ताकि कम से कम वक्त में, मेन मकसद फिर बता रहा हूँ, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालना। इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जी एनी कांसेप्ट ऑफ शेल्टर इन प्लेस, किसी को कोई कांसेप्ट हो जी शेल्टर इन प्लेस का? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ शेल्टर इन प्लेस? एनी कांसेप्ट? और इसके अलावा कोई सेकंड कांसेप्ट देना चाहिए? ठीक हो गया, मैं फॉलो कर लिया। शेल्टर इन प्लेस, कोई आर्मी से सर, आर्मी से सर आपके भी इधर होता होगा शेल्टर इन प्लेस का कोई कांसेप्ट होता होगा आर्मी में। बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने मैक्सिमम हर्डल प्रोवाइड करनी है इन केस ऑफ टेररिज्म। हमने क्या करना होता है, हमने अपने आप को एक्सपोज करना होता है या अपने आप को हाइड करना होता है? क्या करना होता है? हाइड करना होता है। तो शेल्टर इन प्लेस इज दैट प्लेस जो आपके लिए सबसे ज्यादा इन बिल्डिंग्स के अंदर महफूज है। हर बिल्डिंग के अंदर अपनी प्लेस हो सकती है, हर बिल्डिंग के अंदर अपना रूम हो सकता है, हर बिल्डिंग के अंदर अपना लेक्चर हॉल हो सकता है। इज इट क्लियर जी? और वो ऐसा रूम हो जिसमें आप मैक्सिमम टाइम अपने आप को वहां पे सेव कर सकें। इज इट क्लियर? वेल फर्स्ट आप डीएचए गेट से बिल्कुल करीब है, आपको रेस्क्यू की भी
भी अप्रोच है, आपको किसी और चीज़ की भी अप्रोच है, मतलब आपके पास तमाम जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आ सकती हैं। लेकिन अगर आपके एक यही कैंपस है और यही कैंपस आपका फेज 8 के अंदर मौजूद है, आपका यही कैंपस है और वो कैंपस फेज 8 के अंदर मौजूद है और फेज 8 के किसी चौथे पांचवें ब्लॉक के अंदर मौजूद है, तो क्या अब आपको वहां पे अपनी सेफ्टी ज्यादा फील होगी या कम फील होगी? वहां पे अगर बड़ा कोई खुदा ना खासा डिजास्टर होता है तो वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या रेस्क्यू की जो फैसिलिटीज हैं या बाकी फैसिलिटीज हैं आप तक जल्दी पहुंचेंगी या लेट पहुंचेंगी? डेफिनेटली टाइम लगेगा उनको। तो लिहाजा आपने अभी से ये प्लान करना है, अपने इवैक्यूएशन प्लान के अंदर ये चीज ऐड करनी है कि आपने एक ऐसी प्लेस को जो है वो मुख्तस करना है जिस प्लेस में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, जिसके अंदर वॉशरूम की फैसिलिटी हो, जिसके अंदर पानी की फैसिलिटी हो और उसके डोर मजबूत हो, उसके डोर मजबूत हो, ताकि अगर आप वहां पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तो ऐसा ना हो जनाब के बाहर बिल्कुल एक सिंगल पर्दा लगा हुआ है, सिंगल दरवाजा लगा हुआ है और कोई भी उसको हिट करे और हिट करने के बाद जनाब अंदर आ जाए और उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल जाए। इज इट क्लियर जी? तो आप लोगों के लिए शेल्टरिंग प्लेस की जो बात की जाती है, मैक्सिमम सेफ जगह जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे कुछ टाइम के लिए रेजिस्ट के तौर पे या उसको हाइड के तौर पे यूज कर सकते हैं। वो अब आपका एक ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, एक बड़ा हॉल हो सकता है, उसके अंदर चेयर्स हो सकती हैं या विदाउट चेयर हो सकती हैं। आप लोगों को दीवार के साथ खड़ा कर सकते हैं, दीवार के साथ बिठा सकते हैं, उनको लिटा सकते हैं और उसको टोटली ब्लैक आउट करने की जरूरत होती है, टोटल उसको ब्लैक कर दिया जाता है ताकि लोग जब वहां पे छुप सकें। तो ये वो प्लेस होती है जिसको एक बिल्डिंग के अंदर ही बनाया जाता है। अब आप खुद अपनी बिल्डिंग के हिसाब से वो चीजों को देख सकते हैं। और सिचुएशन में कैरीज ऑल मेथड कि जैसी सिचुएशन होगी, जैसा सिनेरियो होगा, उस हिसाब से आप जो है वो उसके मुताबिक अपनी जो है वो इवैक्यूएशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कल शायद आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा जी ट्रायाज का, ट्रायाजिक दैट कंसेप्ट के जो लोग ज्यादा सीरियस हैं, ज्यादा इंजर्ड हैं, ज्यादा जख्मी हैं, आपने उनको फौरी तौर पे इवैक्यूएट करना होता है, फौरी तौर पे आपने निकालना होता है। दैट मीन दे आर द रेड कलर, दे आर द रेड पेशेंट, दे आर द रेड कैटेगरी। तो आपने सबसे पहले जो उनको फोकस करना है, उसके बाद द पर्सन्स, द पीपल, द विक्टिम्स आर दोज व्हिच आर द माइनर इंजर्ड और द लेस इंजर्ड, लेस देन दैट द रेड पेशेंट। कि जो रेड पेशेंट्स हैं, जो कार्डियक के पेशेंट नहीं है, जो मल्टीपल इंजरीज के नहीं है, जो हैंड इंजरीज के पेशेंट्स नहीं है, जिनका सीपीआर करने की जरूरत नहीं है, आपने उनको फिर उसके बाद निकालना, उनके बाद लेके जाना है। और अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट दैट आर वॉकिंग, जो कि वॉकिंग पेशेंट्स होते हैं, जो ग्रीन पेशेंट्स होते हैं, दे आर रशिंग टू दी एम्बुलेंसेस। वो एम्बुलेंसेस के अंदर भाग के जा रहे थे, भाई हमें पहले निकालो, हमें जख्म लगा हुआ है, हमें चोट लगी है और हमें लेके जाओ, हमें इस बिल्डिंग से निकालो। बाकी लोग तो आराम से लेटे हैं, आराम से सो रहे हैं। इज इट क्लियर जी? तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं ट्रायाज में कि रेड जिनको पूरी आपके मदद की जरूरत है, जिसमें डिसेबल पर्सन, अनकॉन्शियस विक्टिम, मल्टीपल इंजरी, फ्रैक्चर आपकी जो है वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद फिर येलो जिसके अंदर माइल्ड फ्रैक्चर या इंटरनल फ्रैक्चर, उसके बाद ग्रीन वॉकिंग जिनको आप बुला रहे हैं और आप तक वो क्या कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमारा बेसिकली इसमें मकसद ये होता है जी डिवाइसेस को यूज करने का कि हमने उस एवैक्यूएशन के अंदर अपनी फिजिकल स्ट्रेस को कम करना होता है। हम अपनी स्ट्रेस को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिस तरह से स्पाइन बोर्ड का यूज़ किया, जिस तरह से हमने कुछ ब्लैंकेट्स का यूज़ करना है, कुछ शीट्स का यूज़ करना है, कुछ वॉकिंग पेशेंट्स को लेके जाना है। उसके लिए कुछ मूव्स होते हैं, कुछ इमरजेंसी मूव्स होते हैं, कुछ नॉन इमरजेंसी मूव्स होते हैं कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करके पेशेंट को क्या करते हैं, जो है वहाँ से इमरजेंसी एरिया के अंदर से निकाल के सेफ प्लेस में लेके जाते हैं। और किसी को कॉन्सेप्ट पता हो जाए कि आपका जो इमरजेंसी एरिया होगा या जो आपका मीटिंग प्लेस होगा वो आपकी बिल्डिंग का कितने डिस्टेंस के ऊपर उसको जो है वो बनना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए उस बिल्डिंग का। जो आपका असेंबली एरिया होगा वो आपकी बिल्डिंग से कितना दूर होना चाहिए, एग्जैक्ट, ठीक है जी। जितनी हाइट होती है बिल्डिंग की, उस हाइट का डबल होता है बिल्डिंग कि मतलब जो हाइट है अगर ये 30 फीट है या 50 फीट है तो 100 फीट आपने क्या करना है, दूर अपना असेंबली एरिया बनाना है। अब आप बाकी बिल्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो आप एक असेंबली एरिया की जगह आप 2 या 3 असेंबली एरिया भी बना सकते हैं, लेकिन वो हर बिल्डिंग के हिसाब से, हर बिल्डिंग के जो लोग हैं उनके हिसाब से उनको बता के आपने क्या करना होगा, असेंबली एरिया बनाना होगा। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं
कि आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की होती है या आप उससे किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी एक होती है कम्युनिकेशन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल और एक होती है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल। कि इंटर कि आप एक बिल्डिंग है, एक हमने बिल्डिंग को चूज किया है, उसके अंदर आप तमाम डिपार्टमेंट्स में चाहे वायरलेस से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपके जो गार्ड्स कर रहे हैं पूरे इस एरिया के अंदर उनके आपस में वायरलेस का कम्युनिकेशन है, या आपके जो है वो गेट के ऊपर जो है वो इंटरकॉम लगे हुए हैं कि आपको किसी सीनियर को बताना तो वो इंटरकॉम को डील करता है, या सिंपल ना इंटरकॉम है ना आपके पास वॉकी टॉकीज हैं ना मतलब वायरलेस सेट्स हैं, सिंपल वो मोबाइल निकालकर मोबाइल से जो है वो दूसरे बंदे को जो है वो क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपकी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसको आपने देखना है कि आपकी वो कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि गार्ड के पास जो है वो सिंपल अपने मोबाइल है, एक गार्ड गेट 1 पे खड़ा, एक जनाब वो बिल्कुल मैन के ऊपर खड़ा, वापस में मोबाइल से कम्युनिकेशन कर रहा है। पता लगा कि टाइम आया तो उस टाइम में जनाब जैमर लगे और आपका मोबाइल कनेक्शन ही आपस में जो है वो मुंसलिक हो गया। ना इसको पता कि उधर क्या हो रहा है, ना उसको पता कि इधर क्या हो रहा है, ना इसको पता कि उसको देखते हैं क्या करना है, कितने लोगों को निकालना है, यहाँ से लोगों को निकालना है तो कहाँ निकालना है, तो वो अपनी जगह पे स्टक हो गए, अपनी जगह पे स्टक हो गए। ठीक है जी। तो आपने इंटरनल कम्युनिकेशन को देखना है कि आप लोग वॉकी टॉकी से यूज कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक किस तरह से लेके जा रहे हैं और सराउंडिंग एरिया में आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह से जो है वो शेयर हो रही है। और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मतलब जिस तरह से आपकी जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो किस तरह से आपकी जो है वो लाइजोन है, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ जिस तरह से रेस्क्यू को आपने बुलाया उनके साथ आपका एक अच्छा कंसर्न है, आपका साथ वाली बिल्डिंग के साथ साथ वाले लोगों के साथ कैसा कंसर्न है, उस तरफ के लोगों के साथ कैसा कंसर्न है। ये हमारे साथ एक वाकया हुआ, इत्तेफाक हुआ इस्लामाबाद के अंदर। तो हम इस्लामाबाद में थे और एक स्कूल था, स्कूल को हमने इवैक्यूएट करना था, तो ना साथ वाले बिल्डिंग वाला बंदा परमिशन दे रहा और ना साथ वाला बंदा परमिशन दे रहा है कि अगर खुदा ना खासा इस एरिया में बच्चे छोटे थे, कोई 1 के, कोई केजी के, कोई प्रेप के, कोई टीनेजर्स, मतलब स्टार्टिंग प्ले ग्रुप के बच्चे थे, उनको निकालना था स्कूल से। अब स्कूल से निकाल के उनको दूर तो लेके नहीं जा सकते थे किसी असेंबली एरिया में, ये बाहर बिल्डिंग को इवैक्यूएट करके। तो साथ वाले जो ऑनर था वो कहता है जी कि मेरे बच्चे बड़े हैं, आप जो है ना इन बच्चों को इधर ना लेके आओ, मतलब यहाँ पे आप इन बच्चों को वक्ती तौर पे नहीं रख सकते, मैं अपने घर की परमिशन नहीं देता। ना साथ वाला जो है वो परमिशन दे रहा है कि नहीं भी यहाँ भी अगर खुदा ना खासे कोई डिजास्टर होता तो मेरे घर में भी आप बच्चों को नहीं ला सकते। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत बन जाती है। फिर इसी तरह से उनके घर के करीब एक छोटा सा पार्क सा बना हुआ था, किसी घर के बाहर पास एक छोटा सा एक बना हुआ था, उस बंदे ने भी इवन परमिशन नहीं दी कि भाई नहीं भी ये मैंने अपने शाम के लिए अपने लिए रखा हुआ है, ये बच्चों को खराब करने के लिए नहीं देना। ठीक है जी। इस तरह के लोगों का आपको जो है ना वो आगे से रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। तो आपके एक्सटर्नल लोगों के साथ साथ वाली बिल्डिंग के साथ साथ अगर कुछ कोई और ऐसा डिपार्टमेंटल लोग हैं या कुछ बात करने से सिचुएशन बन जाए के साथ भी कोई इंस्टीट्यूट होता है, तो उस इंस्टीट्यूट और आपके इंस्टीट्यूट के अंदर एक इमरजेंसी गेट लगा होना चाहिए ताकि खुदा ना खासा वहाँ पे कुछ होता है तो उनके लोगों को आप फैसिलिटेट कर सकें। और आपका यहाँ पे कुछ होता है आपने यहाँ के लोगों को सेव करना है तो आप उनको जो है वो क्या करें यहाँ से लेके उस तरफ लेके जाएं। तो इस लाइजोन को भी आपने देखना है कि आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, सराउंडिंग लोगों के साथ और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका जो है लाइजोन कैसा है। डिवाइसेस की मैंने बात कर ली। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सब्जेक्ट आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज आती है। क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है जी कि सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इवैक्यूएशन के बड़ा मेन रोल और मेन काम मैन टू मैन सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है जी। जिससे सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे बैठे हैं, सीनियर्स के बैठे हैं यहाँ पे, क्या होता है कि ज्यादातर जो सिक्योरिटी के पर्सनल होते हैं, जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, वो ज्यादातर जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं जिनको वेपन हैंडलिंग नहीं आती, या बेचारे अगर कोई आर्म फोर्सेस से भी हैं, आर्म जो है वो फोर्सेस से उनका लिंक है, लेकिन दे आर नॉट अलाउड, उनको अलाउड नहीं किया जाता कि यार वो किसी को सही तरीके से चेक भी करें, उनको इतनी परमिशन ही ऊपर से दी जाती है एडवांस से या ऊपर से कि भाई आप इसको प्रॉपर तरीके से इसका आईडी कार्ड चेक करके इसकी जो है वो लिख के सारी चीजें डिटेल नोट करके फिर आप जो है उसको अंदर आते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ चैलेंजेस आते हैं, या तो वो प्राइवेट पर्सनल्स होते हैं जिनको वेपन हैंडलिंग नहीं होती, या अनआर्म्ड होते हैं और हैव नो अथॉरिटी, कि उनके पास या तो वेपन ही होता है, सिंपल एक डंडा उठाया होता है, या उन्होंने जो है वो एक जो है वो मेटल डिटेक्टर उठाया होता है, या मेटल डिटेक्टर चेक किया और जनाब ठीक है जी जाएं आए जाएं, बस इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते, कोई एंट्री नहीं, कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने विजिटर्स जा रहे हैं, कितना एडमिन स्टाफ आ रहा है, कितना एडमिन स्टाफ जा रहा है, कोई पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। उसके बाद जी और एक और काम करते हैं लोग, हमारे ज्यादातर लोग पैसे बचाने के लिए ट्रेंड ऑफ मिनिमल स्टाफिंग, कि आप जनाब स्टाफ की चाय भी लानी है तो यार गार्ड को भेजनी है, चाय पकड़ के लिया 2 कप चाय दे, ठीक है जी, और यार मेरा दोस्त है जरा बाहर से कहना अंदर दे, अंदर जी साहब ने बुलाया जी, गार्ड भागता बोलता है जी साहब हाँ यार मेरी गाड़ी का कपड़ा में मरवा दें,
ठीक है जी। तो क्या होता है जी कि एक बंदे से 6-6 काम लिए जा रहे होते हैं, एक बंदे से 8-8 काम लिए जा रहे होते हैं। तो इस तरह से भी आपकी जो सिक्योरिटी के अंदर अगर कोई लैप्स आते हैं या गैप्स आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि वहाँ पे या तो लोग हैं या लोगों की इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो क्या करेंगे कि वो जो है वो वहाँ पे पूरे तरीके से अपनी ड्यूटी, हाँ जनाब गार्ड है 12 घंटे वो ड्यूटी कर रहा है और 12 घंटे के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अगली शिफ्ट भी करेगा। वो कहेंगे नहीं यार आज बंदा छुट्टी पर अगले 12 घंटे भी तू नहीं करनी, वो कहेगा फिर ये पढ़िए मैं सोने लगूंगा। ठीक है जी। तो इस तरह के काम जो है वो हमने उनसे अवॉइड करना है, अपनी चीज़ों को जो है वो बेहतर करना है, अपनी चीज़ों को जो है वो इन हवालों से भी हमने क्या करना है उसको अपडेट करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है अपनी। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान जी, डेवलपिंग ऑफ इवैक्यूएशन प्लान, सीनियर सब यहाँ पे बैठे हैं, इनके जहन में काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, आइडियाज आ चुके हैं। अब आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक इवैक्यूएशन प्लान अब अपने जहनों में आप बना रहे हैं। फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेजर साहब गए हैं यहाँ से, उन स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया कि 200 स्टूडेंट्स को हमने क्या करना है, इवैक्यूएट करना है। आप लोगों को किसी हमने पेशेंट भी बनाने हैं और आप लोगों ने अब क्या करना है जी, उन लोगों को इवैक्यूएट भी करना है और यहीं से पेशेंट को हमने निकालना है। स्टूडेंट्स को हम अभी फिलहाल नहीं छेड़ेंगे, इस लिहाज से हम उनको पेशेंट नहीं बनेंगे। पेशेंट आप में से लोग बनेगा जिनको हम उस कंसर्न बिल्डिंग में छुपाएंगे, ये बात ध्यान में रखिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप लोगों की होंगी। आप लोग ही उन लोगों को फाइंड भी करेंगे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे, उनको रेस्क्यू भी करेंगे और उनको वहां से लेके बाहर भी लेके आएंगे। आगे चलते हैं, इवैक्यूएशन प्रोसेस। अब इवैक्यूएशन प्रोसेस की मैंने आपसे बात की है। इवैक्यूएशन प्रोसेस एग्जांपल में से ले लें कि मैं एक स्कूल में गया, क्योंकि पिछले दिनों जो एपीएस के अटैक के बाद काफी ज्यादा मैं स्कूल के विजिट किए। एक स्कूल में मैं गया और ये पूरा प्लान मैंने डिस्कस किया। प्लान डिस्कस करने के बाद स्कूल की टीचर्स बैठी थी और उनकी को स्ट्रेंथ थी, कोई 250 की स्ट्रेंथ होगी स्कूल। उनको मैंने कहा ये सारी प्लानिंग अब आपके पास है, ये सारा काम मैंने आपको बता दिया है, अब आप लोगों ने बच्चों को हमें इवैक्यूएट करा के असेंबली एरिया में ला के दिखाना है। यकीन जानिए 15 मिनट तक आपस की टीचर्स की डिस्कशन ही खत्म नहीं कि हमने बच्चों को किस तरह से ला के असेंबली एरिया में खड़ा करना है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसका क्या काम है, किसका क्या काम है। और एक और स्कूल में मैं गया, वहां पे मैंने उनको कहा कि जी आपने बच्चों को इवैक्यूएट करना है, सारा हमारा प्लान डिस्कस हुआ। विद इन 2 मिनट 30 सेकंड, विद इन 2 मिनट 30 सेकंड जितने छोटे बच्चे भी थे सब के सब लोग लाइन अप होके जो है वो असेंबली एरिया में खड़े थे। ये डिफरेंस आ जाता है कि जब आपकी प्लानिंग नहीं होती, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, तो आप लोग क्या वहाँ पे वो जो है वो हसन एंड बसर और अपनी प्रॉब्लम के शिकार है। ठीक है जी। तो जब हमने यहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोसेस को यहाँ पे हमने क्या करना है, जब एग्जीक्यूट करना है, हमने लेके जाना है, तो आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। माइट हो सकता है कि आपके 10 मिनट लग जाए, माइट हो सकता है आपके 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, हमने ऑब्जर्व करना बात। ठीक है जी, कि आप लोग किस तरह से इस प्रोसेस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम टाइम नोट करेंगे आपका, फिर आपकी मिस्टेक्स नोट करेंगे हम कि आप यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। फिर हम आपकी चीज़ों को देखेंगे कि जैसे मेडिकल के यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, आप लोग यहाँ पे कोई मेडिकल के लोग बैठे होंगे, हम देखेंगे कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से पेशेंट को डील कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है जनाब तो उसकी स्पाइनल इंजरी हमने बनाई है और जनाब उसको टांगों से कंधों से पकड़ के घसीट के ला रहे हैं। किसी का जनाब लेग का फ्रैक्चर है, जनाब उठ जाग के आगे चलते हैं, बात छोड़ फ्रैक्चर को। ठीक है जी, ये काम हमने नहीं करने देना। ठीक है जी, तो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से उनकी शिफ्टिंग करनी। उसके बाद जी जब हम ये कर रहे हैं, एक काम हम कर रहे हैं, एक तो भी आपकी प्लान एक्सरसाइज हो रही है, ये हमारी प्लान एक्सरसाइज है कि हम इसको भी बता के और आपको इन्फॉर्म करके कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कभी कभी मौका मिला या काम हुआ तो हम एक पूरी बिल्डिंग के साथ पूरे इस एरिया के साथ, क्योंकि अब सीनियर जहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन में आ चुकी है बात, हम एक अनप्लान ड्रिल करेंगे जिसमें हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल एक होगी एक अनविजिबल सी, क्योंकि जो आपका जो लेआउट बिल्डिंग है, जो आपकी इवैक्यूएशन की जो ड्रिल है, सारी चीजें हैं, वो क्या होगा आपका एक अनप्लान ड्रिल हम करेंगे। उसमें फिर हम आपका रिस्पॉन्स देखेंगे कि अब आपका रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को किस तरह से है, आप लोग किस तरह से जो बिल्डिंग को क्या कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं। उसके बाद जी जो आपने इमरजेंसी का जो लेआउट लगाया हुआ है, प्लान लगाया हुआ है, वो तमाम के तमाम लोगों को पता होना चाहिए, वो तमाम के तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जनाब वो एक ऐसे एरिया के अंदर लगा हुआ है जिसके अंदर जो है वो आपके खाली बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को पता है, बाकी नीचे जो है वो लोअर या जूनियर स्टाफ को पता नहीं है कि इवैक्यूएशन ड्रिल किस ब्लॉक का नाम है। ठीक है जी, तो उनको पता नहीं यहाँ है ना लोग निकल रहे बस ठीक है, यहाँ निकल तो उधर जा रहे हैं, बाकी कुछ पता नहीं जी, हमें तो बताया नहीं था, हमें बस ये पता लगा लोग बाहर आ रहे हैं यहाँ ठीक है सब ये
जब आपने ये ड्रिल करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है, तो हर बंदे को एक तो उसका जो है वो टाइम एंड डेट पता होना चाहिए और दूसरा बिल्डिंग का लेआउट पता होना चाहिए कि बिल्डिंग का ये इस तरह से मैप और ये काम इस तरह से होना है। उसके बाद जी डिटरमाइनिंग दी ऑप्टिमम इवैक्यूएशन रूट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट, कि आप लोगों का ये ना हो कि आप लोगों का जनाब सपोज कि वो बैक डोर बंद किए थे, किसी वजह से बंद कर दिए थे और ताले लग गए, आपके सिर्फ ये फ्रंट डोर थे वो ओपन है। अब हुआ ये कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है, पिछले दरवाजे स्टिल बंद है, किसी को नहीं पता ये दरवाजे मैंने बंद किया है और खुदा ना खासा यहाँ पे कोई ऐसा इमरजेंसी हो गई है। अब क्या वजह कि आगे वाले दरवाजे से लोग निकल रहे हैं, पीछे लोग क्या हो गए वो स्टक हो। तो ऐसा ना हो कि आपका एक रूट तो खुला हुआ हो और दूसरा रूट आपका क्या करे वो स्टक हो चुका हो, बंद हो चुका हो। तो आपने उस एरिया के तमाम इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट को क्लियर रखना होता है, उसकी क्लियरेंस चाहिए। अक्सर औकात ये होता है, नॉर्मली ये होता है कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर ये होता है कि जो उनका बैक डोर होता है, जो बैक दरवाजा होता है या बैक जो स्टोर रूम होता है जहाँ से उसका एग्जिट डोर होता है सेकंड वाला, वो अक्सर स्टोर रूम बना होता है। उसके अंदर पूरी बिल्डिंग की टूट फूट लकड़ियाँ, कुर्सियाँ, बैग, टेबल, बेंच, चेन सब उसी कमरे के अंदर जो वो घटे होते हैं और उसको जनाब ताला लगा होता है, पिछले 5 साल से लगा होता है। अब जनाब इवैक्यूएशन की बारी आती है, वो जनाब चाबी ढूंढ रहे थे, चाबी किधर गई, ठीक है जी। तो आपके प्राइमरी जो आपका जो फ्रंट वाला जो एंट्री एंड एग्जिट है वो भी, और जो आपने खुदा ना खासा किसी और सिचुएशन के लिए सेव किया हुआ है वो भी आपका क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जी इवैक्यूएशन प्लान फॉर ईच फ्लोर, ये हमने डिस्कस कर लिया। डिस्प्ले द इमरजेंसी नंबर्स। अब आपकी बिल्डिंग के अंदर आपके इमरजेंसी नंबर्स का डिस्प्ले होना जरूरी है। रेस्क्यू 1122 का, आपके करीबी पुलिस का, चौकी का, थाने का, नेक्टा का, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का, रेंजर्स का, पुलिस का, आर्मी का, जितने ऐसे QRF हैं, जितने ऐसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं और लोगों के इमरजेंसी नंबर आपके पास क्या होने चाहिए, वो मौजूद होने चाहिए। उसकी एक लिस्ट बन के आपके रिसेप्शन पे या आपकी जो है वो जो मेन लोकेशन है उसके ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद जी जितने भी ऐसे मटेरियल्स हैं जो हैजर्डस हैं या स्टोर रूम्स हैं, उसके अंदर से आपने एग्जिट वे कभी भी नहीं बनाना। आपका एग्जिट वे किसी भी ऐसे एरिया से नहीं गुजरेगा जहाँ पे आपने अपनी लेबोरेटरीज बनाई होगी। पता लगे जी कि एक लैब है, लैब के पीछे से एक एग्जिट डोर निकला और बाहर निकला, ठीक है जी। तो ऐसा मटीरियल या ऐसी जगह जहाँ पे आपका जो है वो केमिकल्स है, आपकी जो हसास चीज़ें, वहाँ से आप लोगों ने कभी भी एग्जिट रूट को नहीं निकालना। और दूसरा एग्जिट रूट आपने वहाँ से नहीं निकालना जहाँ पे आपके स्टाफ का रेस्ट रूम, पता लगे जी कि कहीं पे स्टाफ का आपने रेस्ट रूम बनाया हुआ है और उसके बैग से जो है दरवाजा निकाला जी ये बाहर से जो इमरजेंसी एग्जिट है। तो दो ऐसे एरिया हैं जो आपकी जो है वो स्टाफ की जो है वो इमरजेंसी एग्जिट रूट नहीं बन सकते। एक नंबर स्टाफ का एग्जिट रूट जो उनका रेस्ट एरिया है, या ऐसे एड्रेस या ऐसी जगह जहाँ पे आपकी जो है वो केमिकल्स वगैरह या पेट्रोल या डीजल या ऐसी जगह पड़ी हैं या आपका जो भी आपका जो है वो लॉजिस्टिक पड़ी है, उधर से आपने एग्जिट रूट नहीं बनाना। कभी भी आपका एग्जिट रूट ऐसा ना हो जी कि बाहर से तो बड़ा रास्ता खुला है, आगे जाके जनाब वो बंदे जाके जाते एक नैरो पैसेज के अंदर चले गए, क्या वहां से सिर्फ सिंगल एक ही बंदा गुजर रहा है, बाकी बंदे गुजरने की रास्ता नहीं। तो हमेशा आपका जो एग्जिट रूट होगा, एग्जिट का वे होगा, वो हमेशा नैरो से ओपन की तरफ तो खुलेगा, जो ओपन से ओपन की तरफ खुलेगा, लेकिन कभी भी आपका ओपन से नैरो की तरफ उसको नहीं खुलना चाहिए, उसको हमेशा नैरो टू वाइड की तरफ जाना चाहिए। इज इट क्लियर जी? और उसके बाद ये चीज़ मैंने पहले आपको बता दी, डिस्कस कर ली कि रेस्ट रूम या स्टाफ का रूम या वो रूम जहाँ पे आप लोग रेस्ट करते हैं, उस एरिया के अंदर आपका जो है वो इमरजेंसी एग्जिट वे नहीं बनना चाहिए। उसके बाद जब भी अब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम इसको प्रैक्टिस को करने लगे हैं, इन्फॉर्मेशन हमने पहले शेयर कर ली, इन्फॉर्मेशन हमने बता दी है सबको। उसके बाद ही अलार्म इन प्लेस, अलार्म जरी बात सर ने बता दिया कि एक बिल्डिंग का हम अलार्म बनाएंगे, उसको बजाएंगे, उस बजाने से सिर्फ उसी बिल्डिंग के लोगों को भी निकालना मकसूद है ताकि उसी बिल्डिंग के लोग निकलें, बाकी लोगों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और आई होप सो कि बाकी जो बिल्डिंग के लोगों उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी गई होगी कि आप लोगों की आज इमरजेंसी एग्जिट जो है वो ड्रिल नहीं है, सिर्फ एक ही बिल्डिंग की जो है इमरजेंसी ड्रिल हम कर रहे हैं। उसके बाद जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग्स के अंदर, ये आपके जिस तरह से ये एग्जिट का एक प्लेट लगी है, एक एग्जिट की प्लेट ये लगी है, यहाँ पे गेट 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे गेट 2 लिखा हुआ है। इस तरह से आपकी बिल्डिंग्स, बाकी बिल्डिंग्स के अंदर भी इमरजेंसी एग्जिट्स के साइन, और वो साइंस कौन से होंगे, वो रिफ्लेक्टिंग साइन होंगे। जिस तरह से लेट्स सपोज अब ये लाइट्स ऑन है, पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑन है, तो ये एग्जिट की लाइट आपकी ऑन रहेगी, ठीक है जी, ये आपकी एग्जिट की लाइट भी ऑन है। लेकिन जो ही इस एरिया की लाइट जाती है,
ये आपकी एग्जिट लाइट बंद हो जाएगी। आपके पीछे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचेगा जिससे आपको ये इंडिकेट करे कि हाँ भाई इसका ये रास्ता या इसका ये रास्ता है, ये बंद हो जाएंगे। यहाँ पे एक और ऐसी इमरजेंसी लाइट्स का प्लेस होना जरूरी है जो बाद में खुदा ना खाता यहाँ पे जब अंधेरा होगा लोग बाहर को भागेंगे, या बाहर को भागेंगे तो वो लाइट जब आपकी लाइट जाती है तो फौरन वो ब्लिंक कर जाती है, वो ऑन हो जाती है और उसका बैकअप जो है वो 8-10 घंटे का बैकअप होता है, तो वो फौरी तौर पर उसको लाइट को ऑन हो जाना चाहिए। पता लगा जी कि एग्जिट प्लेट भी छुप गई, वो भी छुप गई, एग्जिट लाइट भी बंद हो गई और अब पता ही नहीं जी कि रास्ता कहाँ पे जो है वो जाना है, किधर जाना है। लोग सारे के सारे दरवाजे के ऊपर गिरे पड़े हैं। क्लियर है? तो आपकी यहाँ पे इमरजेंसी वो लाइट्स होती हैं जो आफ्टर अ लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे जरूरी है क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग का ज़्यादा जो है चांस है, माइट भी इन फ्यूचर या बैक डेज में था। उसके बाद जी आपकी ये ठीक लगे हुए, ये वाले साइंस जो है वो ठीक लगे हुए हैं कि नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट के ऊपर आपकी जो है वो एग्जिट की प्लेट्स होनी चाहिए, वो ऑलरेडी आपकी प्लेस्ड है, बाकी भी बिल्डिंग्स के अंदर इसी तरह से होनी चाहिए। उसके बाद जी फायर एक्सटिंग्विशर्स का आपको लोकेशन और यूज़ का पता होना चाहिए, जिससे आपने कल सीखा। हमने बहुत सी ऐसी इमरजेंसीज के लोगों को देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर उठाने के बाद आग में फेंक दी, ये खुद ही चलेगा और खुद ही ब्लास्ट करेंगे और आग बुझ जाएगी। तो ये जो फायर के जो आपके सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, इन सिलेंडर्स का प्लेस होना और प्लेसमेंट के बाद फिर तमाम लोगों को इसको इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जी क्लियरली मार्क असेंबली एरिया, ठीक है जी, आपका असेंबली एरिया का सब के सब लोगों को पता होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपकी बिल्डिंग का असेंबली एरिया बना हुआ, सीनियर ने बता दिया बस एक ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में इकट्ठे होना है, वहाँ पे कोई भी ऐसी प्लेट नहीं लगी। क्या हुआ जी कि कुछ नए स्टूडेंट आ गए, कोई फर्स्ट ईयर के आ गए, कोई सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, ये कभी ड्रिल ऐसी हुई नहीं, वो जनाब वहाँ से निकले, गपशप लगाई, 2 बंदे उधर चले गए, 2 उधर जा रहे हैं, 2-4 उधर जा रहे हैं, क्या ये इमरजेंसी ड्रिल हो गई, ठीक है जी। तो अब जहाँ पे उन्होंने पहुँचना था उनको पता ही नहीं भाई कि मैंने यहाँ पे जाना है, मैंने यहाँ पे पहुँचना, ठीक है जी। तो जब आप इमरजेंसी एरिया का या असेंबली एरिया बनाएंगे तो आप क्लियरली उसको मार्क करेंगे या कि इस बिल्डिंग का इमरजेंसी या असेंबली एरिया वो ये वाला। इज इट क्लियर जी? मेरा ख्याल है बोर हो रहे हैं, तो मैं अब क्या करता हूँ जी, मैं आपकी बोरियत दूर करता हूँ, आपके ड्यूटीज में लगाता हूँ, ठीक है जी, ताकि आप लोग जो है वो क्या करेंगे कि अपनी ड्यूटीज को समझेंगे और समझने के बाद फिर वो उनको क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन करेंगे। यहीं पे बैठते हैं और यहीं पे हम बैठते बैठते जी इस पूरी ड्रिल को जब एक्सरसाइज करने लगे हैं, हु इज द इमरजेंसी कमांडर, इंसिडेंट कमांडर कौन बनेगा आप में से, हु इज इमरजेंसी कमांडर? चलें, मेरा लेक्चर काफ़ी हो गया है, मैंने गुफ्तगू काफ़ी कर लिया आपसे। इमरजेंसी कमांड कौन करेगा अब यहाँ पे? बाद पानी पी लीजिए। सर इमरजेंसी कमांड कौन करेगा? ये तो फिर वो बात होगी जी कि आप करेंगे कमांड सर, ठीक हो गई। आपका फुल नेम सर? डॉक्टर सकीब। सर आपके पास एक फाइल होनी चाहिए, आपके पास एक पैड होना चाहिए जिसमें आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं भी बनाते जाऊँगा, मैं हेड पर आता जाऊँगा, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आप तक आएगी। वो इंफॉर्मेशन फिर आपने हमारे साथ शेयर करनी होगी वहीं के अंदर, ग्राउंड के अंदर कि कितने पेशेंट थे, क्या था, किस तरह से था, कितने पेशेंट आए हैं, कितने पेशेंट नहीं हैं, कितने लोग डिस्प्लेस हैं, कितने लोग डिस्प्लेस नहीं। आप सर अब आपसे काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि 2 लोग आप 2 4 6 2 4 6 8 लोगों को आप फर्स्ट एड पार्टी के तौर पे नॉमिनेट करें। तो 8 लोगों को नॉमिनेट करें फर्स्ट एड पे, वो आपको देंगे, वो प्रोवाइड करेंगे। आप 8 लोगों को नॉमिनेट करेंगे कि आप 8 लोग खड़े हो जाओ और 8 लोग आप लोगों ने फर्स्ट एड के लिए वीडियोस करें, उनको बना दीजिए, उनको बुला दीजिए। लोगों को निकालना किसने है, बाद में सर्च किसने करनी है, सारे बंदे यहीं से बनाएंगे। स्टूडेंट्स को हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स को हमने सिंपली वहाँ से इवैक्यूएट करना है और उनको जस्ट बताना है कि आपने असेंबली एरिया तक आना है। हमने उनको वॉच करना है कि वो असेंबली एरिया में किस रिस्पॉन्स के साथ जा रहे हैं। इसलिए वो हमने इस तरह से करना है। यहाँ से अब आप खुद नॉमिनेट कर दीजिएगा कौन बंदा क्या करेगा, कौन बंदा क्या करेगा, कौन बंदा क्या करेगा। अगर आप खुद इंसिडेंट को कमांड करेंगे तो आपके पास वो तमाम चीज़ों की डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन वो आप तक आएगी। ये सारी चीज़ें मुझे भी करके आप आपस में प्लान करके बना दीजिए। थैंक यू वेरी मच मुबीन। ऑलरेडी मैं तो लेक्चर में इधर मौजूद नहीं था बिकॉज मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करवा रहा था, जो हमने सारे प्रोसीजर्स करने हैं। ऑलरेडी इन्होंने आपको डिटेल में काफ़ी चीज़ें बता दी।
अभी मामलात ऐसे हैं कि यहाँ पे तमाम इंस्टीट्यूट के रैप बैठे हुए हैं, डेंटल के बैठे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज के बैठे हुए हैं, पीसीएम के बैठे हुए हैं और इसी तरह FUIRS के बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। मेडिकल के कितने हैं, हाथ खड़ा करें। डेंटल के सारे डेंटल आया हुआ। उसके बाद FUCL और FUIRS के कितने हैं, 1 2 3 4 5। बेटा ऐसे है कि हर जगह अपना अपना, आप किसी जगह भी लग सकती है हमारा, ऐसे ही है। खुदा ना खास्ता, पहली बात अल्लाह ना करे कि कभी ऐसे मराहल से गुजरना पड़े, क्योंकि ये आसान काम नहीं है जिसको हमने सुना देखा, अभी इसको परखा नहीं है। अल्लाह ना करे कि किसी को परखना पड़े तो पता चल जाए। आपको कल अमार भाई ने भी बताया था, जैसे आग लगी थी गलत प्लाजा में, जैसे आग लगी थी दिल्ली में, जैसे आग लगी थी बहुत सारी जगहों पे। फॉर एग्जाम्पल मैरियट के अंदर आग लगी थी। इससे पहले मैं एक जॉब कर रहा था मैरियट कॉलेज में, वहाँ पे आग लगी थी, बंदे की डेथ हुई थी और वो धमाका हुआ था उसकी वजह से। तो डेफिनेटली ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि जिसको हैंडल किया जाए, क्योंकि ये भी उसी तरह है, हम सारे एक ही तरह के लोग हैं, लेकिन फ़र्क इनमें और हमारे में इतना है कि इन्होंने उस चीज़ की पर्टिकुलरली ट्रेनिंग हासिल की हुई है जो कि हमारे पास नहीं है। वही चीज़ हमने डिश आउट करने के लिए कम अज़ कम हम लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हो जाएँ ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। और ये मालूमात पहले भी मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि इधर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अभी हम यहाँ से सारे निकलेंगे बेटा, और ये जो हमारा FUCD का है बिल्डिंग, इसके पास चले जाएंगे, कुछ लोग ऑब्जर्व करेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट है, तकरीबन 200 के करीब जो बचा वहाँ पे ऑलरेडी इस तक क्लासेस ले रहा है वो। बाकी जो स्टाफ है, आ जाओ बेटा आ जाओ, बाकी जो स्टाफ है वो भी वहाँ पे मौजूद है। हम बाकायदा एक फायर नाम सायरन बजेगा वहाँ पे, उसके बाद अंदर हमारा इंटरनल बिल्डिंग के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर, वो चाहे FUCL में कोई है उसके अंदर फायर सेंसर लगे हुए हैं, फिर वहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, वो अपने अपने इलाके में ब्लो करेंगे। अभी नहीं करेंगे, मतलब अगर अल्लाह ना करे कभी आग लग जाती है उस सूरत में, ताकि वहाँ से निकलने में ऑलरेडी हमने एवोक्यूएशन प्लान बनाए हुए हैं जो हर बिल्डिंग में लगे हुए हैं। हर फ्लोर का अलग अलग एवोक्यूएशन प्लान है, क्योंकि हर फ्लोर का भागने का रास्ता अलग अलग है। ठीक है, कोशिश चाहिए कि हर फ्लोर पे, जैसे हमारे पास एक ज़माने में सेकंड फ्लोर पे कोई भागने का रास्ता नहीं था, सेकंड फ्लोर वालों को या तो थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ता था या सेकंड से नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आके फिर भागना पड़ता था। अभी हमने उनके पास डबल ऑप्शन होती है, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, और ऑलरेडी हर फ्लोर के ऊपर एक एक एवोक्यूएशन के लिए रास्ता डोर बना हुआ है जिससे उन्होंने भागना है और चले जाना है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे केस में FUCD के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, स्टाफ भी है और बाकी मामलात भी हैं, कैफेटेरिया भी है जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चे भी आए होते हैं। अभी जब ये ड्रिल होगी तो उसके अंदर आप लोग तमाम एक तो देखेंगे, नोट करेंगे क्या कमी कोताही रह गई है, ताकि हम वो क्लासेज में जैसे टीचर साहिबान भी बैठे हुए हैं वो उनको बता सकेंगे बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जितना मेडिकल है उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए मेडिकल की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, अल्लाह ना करे कोई जख्मी हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई बर्न हो जाता है उस सूरत में। उसके अलावा बाद में कोई हर तरह के डॉक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है और अपनी भी इन्वॉल्वमेंट है। पहली कोशिश है कि सब भाग दें, जिस बंदे में इतना है अवेयरनेस, जिसको पता है वो लोगों को लेके निकल जाए। क्लियर है, असेंबली एरिया में ले जाने का मकसद ये है कि वहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने सुबह भी बताया था कि काउंटिंग से मुराद ये है कि हमें ये पता हो कि भाई हमारे साथ सुबह 20 बंदे थे क्लास में, या हमारी जो प्रेशर बनी हुई है या जो हमें पता है स्टेट के 20 थे और इसमें 3 स्टूडेंट नहीं है, तो इस डेफिनेटली 2-3 ऑप्शन होते हैं। या तो बच्चा छुट्टी निकल गया तो वो पता चलेगा कि एक बच्चा हमारा छुट्टी निकल गया, या अगर कोई बच्चा फंसा हुआ है, बेहोश हो गया किसी वजह से, धुएं की वजह से, तो हमने उसको एवोक्यूएट करना, तो सर्च पार्टी जाएगी उसको सर्च करने। हमने जिस तरह 4 पार्टीज बनाई हुई थी, एक आपकी फायर फाइटिंग पार्टी है, एक रिजर्व पार्टी है, एक सैलवेज पार्टी है और एक कॉर्डन पार्टी है। मतलब मुख्तलिफ हो सकता है ना, आग लग सकती है खुद ब खुद बिजली की वजह से, गैस की वजह से। जब आप निकलेंगे, मैंने ऑलरेडी अपने कॉलेज में भी बता दिया और आप लोग भी अपने कॉलेज में भी खुदा न खास्ता जैसे बैठे हुए, कहीं पे आपके बर्नर जल रहे हैं, कहीं पे गैस जल रही है, कभी सर्दियों में हीटर जल रहे होंगे, गर्मियों में AC चल रहे हैं, तो जो आपका कोई ना कोई पार्टी का आपने डिटेल किया होगा, मेन स्विच बंद करना है हमारी जिम्मेदारी है, वो हम जिम्मेदारी लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह गैस का अगर पीछे से तो वो बंद कर देंगे, या इंडिकेटर ब्रांच में हम फ़ोन करके बता देंगे। इसी तरह हमने नंबर भी डिस्प्ले किए हैं, उन नंबर पे 5 में आप लोग बता देते हैं। वो बैरिया की भी है, हमारे DSA की भी है, पिंडी की भी है। ठीक हो गया,
तो ये रिहर्सल अभी हम कर लेंगे ताकि कोई बेटा कुछ ना कुछ हमें इतना पता चल जाए कि अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट, जैसे माद ने भी कल बताया था कि 1-1-2-2 को आपने नहीं कर देना। उसके लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके फ़ोन के अंदर बैलेंस है या नहीं है, आपकी कॉल उधर चली जाएगी एंड दे विल कम एंड हेल्प यू आउट। क्योंकि वो इसलिए आप ऑलरेडी उस टाइम तक वेट नहीं करना कि हमने 1-1-2-2 को फ़ोन कर दिया। आजकल नॉर्मल सी बात है कि मैंने मेल कर दी, मेनली मेल को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो उसका जवाब नहीं आएगा। इसी तरह ये ना हो कि हमने फ़ोन कर दिया, 1-1-2-2 नहीं आया तो दोबारा फ़ोन कर लें, दूसरा बंदा कर ले, जिसका बैलेंस है वो भी कर दे, ताकि हमें इंश्योर हो जाए कि वो पर्टिकुलर टीम हमारी तरफ आ रही है। ठीक हो गया? कोई शक शुबा कोई सवाल है तो बेटा मुझसे पूछ लें। अभी इसके बाद टाइम क्या हो गया? 11:10 हो गए। अगले 2-4 मिनट में यहाँ नीचे चले जाते हैं, उसके बाद उधर बता देते हैं लाभ होगा, उसके मुताबिक बेटा हमने रिएक्ट करना है। फिगर अभी जो हमने डेंटल के डिटेल किए थे मैंने किए हुए, उनमें से कोई बंदा है फायर फाइटिंग का? कोई है? आप 2-3 ये 3 बंदे हो गए फायर फाइटिंग के। ठीक है, आप इनको बता दीजिएगा कि अभी फिर छोटा सा हल्का था। कॉर्डन वाले कौन है? कॉर्डन वाली। ठीक है, फायर फाइटिंग होगी, कॉर्डन होगी। रिजर्व वाले कौन है? ये रिजर्व वाले। ठीक है, और रिजर्व और चौथी पार्टी हमने कौन सी बनाई थी? कॉर्डन पार्टी। कॉर्डन कौन सी है? कॉर्डन का कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये चारों पार्टी के हमारे पास बंदे बैठे हुए हैं। ये उस हिसाब से उस सूरत में इन बंदों के मैंने नाम भी दिए हुए हैं, इन बंदों के हमने नॉमिनल रोल के ऊपर साइन भी कराए हैं। अल्लाह ना करे किसी भी सूरत में पार्टी बनाने का मकसद ये है कि जब आग लग जाती है तो उस सूरत में जो फायर फाइटर है सिर्फ उसका काम एक ही है कि उसने सिर्फ फायर फाइटिंग वाले ग्रुप में जाना और उसकी मदद करनी है। कॉर्डन वाले का काम सिर्फ एक ही है, उसने कोई और काम नहीं करना। तीसरे वाले का काम रिजर्व है, तो उसने जो भी पार्टी कमांडर है या जो आपका बंदा है वो उसके पास आ जाएगा, उसने डिटेल करने के यार उधर फायर फाइटर कम है तो आप उधर चले जाओ, उसने कहना है यार उधर जाओ एवोक्यूएशन कर लिया तो उधर चला जाए, ताकि बात उसके पास भी इन हैंड हो। और जगह पर्टिकुलर देखें, जो आपका रिजर्व पार्टी है वो असेंबली एरिया के करीब है तो वो उस जगह पे खड़ा होगा, वहाँ से सारे बंदे उसको रिपोर्ट कर देंगे। क्लियर है? इसी तरह अपने अपने कॉलेज में उसमें आप लोगों ने ये बात बतानी है कि इस तरह होगा, और फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कॉलेज बाई कॉलेज हम एक दूसरे की अपना कभी कभी बीच में प्रोग्राम डालें, उसमें अपनी रिहर्सल कर लें। खुदा ना खाता कभी ऐसी प्रॉब्लम हो, जैसे कल भी बताया इधर कितना इनकम है, ये सारा जो पड़ा हुआ है ये कितने बड़ी, इसको आप रोक ही नहीं सकते। ऑक्सीजन के लिए 1, 2, 3, 4 जो भागने के लिए दरवाजे हैं वो ऑक्सीजन आने के लिए भी रास्ते हैं। ठीक है क्या? इसी तरह ये सारी चीज़ें इसको मद्देनजर रखना है। सिगरेट नहीं पीनी, गली में छोड़नी नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ आपके इल्म में थोड़ा बहुत डाल दिया गया है, कुछ प्रैक्टिकली करेंगे तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ गो थ्रू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ना करे किसी भी ज़रूरत में, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अल्लाह करे कि कभी अल्लाह ना करे इधर आग लगे, कहीं भी आग लगे तो आपको पता है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, हमारी सारों की जिम्मेदारी है। ये जो बच्चे आए हुए हैं 1-1-2-2 वाले, ये नहीं सोचेंगे कि मेरे घर में आग लगी तो मैंने बचा ली, ये किसी के घर में आग लगी तो जो आप हेल्प आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली लेक्चर उसके लिए है। हम सब अपने गांव में भी, अपने घरों में भी, किसी दुकान में आग लग जाती है, उधर भी क्या इंपॉर्टेंट है। कल भी आपको लेक्चर दिया है कि बुझाने का क्या क्या तरीका है, अलग अलग क्या करना है, मुझे स्मूथरिंग और वो क्या 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई थी। ठीक है, कि वो करना है, वो सारी चीज़ें आपके जहन में है, वो प्लीज़ उसको रीच आउट करें। ठीक है, अभी आप
आप लोगों को बिल्डिंग के अंदर से इवैक्यूएट किया है, तो बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि बिल्डिंग के अंदर कोई भी ऐसा विक्टिम, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट है, जबकि हम पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप में खड़ा करके लाइन अप करके और फिर वहीं पे खड़ा करते हैं ताकि उनको एहसास हो कि ये कितना मुश्किल काम आप लोगों के लिए किया जा रहा है। इज इट क्लियर जी? तो इसमें जो आपका एटीट्यूड होता है, मैंने एग्जांपल अभी भी दिया सर को, आप पढ़े लिखे हो। मैंने एक स्कूल को ऑब्जर्व किया, स्कूल की टीचर्स ने स्कूल के बच्चों को निकालते हुए 15 मिनट लगा दिए। एक और स्कूल में मैंने विजिट किया, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, प्ले ग्रुप के या आपके नर्सरी और 1 के, विद इन 2 मिनट 30 सेकंड तमाम बच्चे लाइन अप होके अपने के ग्राउंड में खड़े थे। ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर इसके साथ कैसा है। क्यों कि फायर जो है या अर्थक्वेक जो है वो ना मेरा दोस्त है ना आपका दोस्त है। पता ये लगा कि आपने जब खुद को इवैक्यूएट किया, आपका बंदा बाहर आ रहा था और आप वो खुद जो है वो आराम आराम से आ रहे हैं और पीछे आपका बंदा क्या यार खैर है छोड़ो वैसे ड्रिल हो रही है। क्लियर? तो हमने इस ड्रिल को कराने का मकसद ये था कि आपको एक रियल टाइम सिनेरियो के मुताबिक क्या किया जा सके, आपको प्रिपेयर किया जा सके। अब आप लोग खुद देख लीजिए कि अगर हम आपको खामोश ना कराते तो 15-20 मिनट और गुजर गए थे यहाँ पे। तो लिहाजा ये आपको अभी अनाउंस ड्रिल की गई है कि आपको अनाउंस किया गया है कि आपकी ये ड्रिल होगी। ग्रीन वाले वो वाले जो चल फिर सकते हैं, ठीक है। रेड वाले वो सीरियस पेशेंट, ताकि हमारी गाड़ियां अगर आए तो सबसे पहले रेड वालों को उठा के हॉस्पिटलाइज करें। ठीक हो गया मैडम? बस आप लोगों ने भी यहाँ पे रहना, उधर नहीं। आप कम अज कम वहाँ से निकले और यहाँ आके इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठा करना उससे भी इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये कि यहाँ काउंट करेंगे, कोई बंदा रह गया, कोई हमारा कुलीग रह गया तो हम उसको निकाल सकें। तो जो पार्टी डिटेल है वो जाके उधर से निकाल के लाएगी। जब तक कि हमें ये इंश्योरेंस नहीं हो जाती, क्योंकि इस केस में बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस नहीं है, मटेरियल की इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें सबसे पहले जान की इम्पोर्टेंस है। जान बचानी है। हमने कितने बंदे हमारे रह गए उनको लेकर आना है और उसमें आप उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कई हो सकता है हमारी काउंटिंग में नहीं आया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 5-5 की लाइन में खड़े हो जाएं। आप 5 की लाइन में नहीं खड़े हो सकते। हम गिने तो बंदे 6 खड़े में, हमारे हिसाब से एक बंदा कम है। हम यही देखेंगे ना, तो उस सूरत में बेटा वो काम को ढूंढते रहेंगे। तो जो ढूंढने के लिए जाएगा उसकी लाइफ भी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बंदा आपकी जो बंदा मिसिंग है उसको ढूंढने के लिए गया हुआ है। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी तो विल बी क्लियर कि कोई ऐसा बंदा नहीं है या जख्मी हालत में या वहाँ पे मौजूद हो जिसको ढूंढने की ज़रूरत है। और वो आपने काम उतनी इम्पोर्टेंस और उतनी जल्दी से करना है। अगर लेट करेंगे तो बेटा हम सब का नुकसान है। जो यहाँ आ गए वो ये सोच रहे कि हम बच गए, तो जो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया वो आप लोगों की गलती की वजह से। तो हमने इधर गलती की गुंजाइश नहीं है। क्लियर है बात? आपको समझ आई? क्योंकि आपने लेक्चर नहीं अटेंड किया बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या आ गए, क्या चीज़ है। सिर्फ इनके सुनने समझाने ये लोग आए हैं, हमने इनको दावत दी, मेहरबानी इनकी। तो फिर फेल होने वाली बात है, इसमें फेल वो नहीं है, इसमें फेल वो है कि जो गया तो ज़िंदगी से गया। अच्छा, आप खुद आप देख लीजिएगा कि जब आप लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं तो जो तो प्रॉपर तरीके से जल्दी से आए हैं वो तो ठीक आए हैं। जो लोग गपशप करते आ रहे हैं या आराम आराम से चल के आ रहे हैं या ये सोचते हुए आ रहे हैं कि किधर फटीक डाल दी है, ठीक है जी, तो वो अपना बिहेवियर देखें कि उनकी लाइफ को हम बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है जी, तो जब आपकी एक जो मुनज़्ज़म कौमें होती है ना, उनको एक दफ़ा ही कहा जाता है कि आप ये काम कर दें। आर्मी में कहते हैं जी कि येस तो येस, उसके अलावा उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ठीक है जी, जब आपको क्या दिया गया कि आप आ जाओ तो आप आ जाओ, तो आपका बिहेवियर काउंट करता है कि आप कितना डिले कर रहे हैं और कितना आप जल्दी आ रहे हैं। समझ में की बात? आप ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है और आप लोगों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। तो लिहाजा इस चीज़ को नेक्स्ट अगर कभी जब भी होता है, जब भी आपको ये दोबारा से सिनेरियो से गुजारा जाता है, तो आपने इसको सीरियस वे में लेना है, ना कि आपने इसको लीनियंट वे में लेना है। और ज़्यादा डेथ्स इसी वजह से होती हैं कि लोग इसको जो है वो लीनियंट लेते हैं और अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं। अगर कोई काम करे वो काम करे, यार छोड़ो वैसे ही बेल बज रही है, पता लगता है बाद में वही स्टक हो चुका है वहाँ पे, या आग इतनी बढ़ चुकी है उसको अपनी लपेट में ले चुकी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपका इधर आने का, खड़े होने का।